औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक साफ प्यारे नाम से जो रहमान रहीम और करीम है और हर चीज़ के कायनात की हर चीज़ पे कादर है, वाहदहु ला शरीक है। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम की मोहम्मद से वफ़ात ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुक्सर। Gentlemen, I am here with my lecture 12. Before I start the lecture, as usual, I just would like to share a message with you, message of goodness, message of motivation, and message of hope for you. This slide says the most influential of all educational factor is the conversation in child's home. बच्चे की ट्रेनिंग के मुतालिक है, इस पे मेरी किताब भी आ रही है हाउ टू ग्रूम चिल्ड्रन पे। आज की छोटे बच्चे को, छोटे मासूम बच्चे को जो अल्लाह ने मासूम फूल ये भेजे हैं हमारे पास, इनको जो ट्रेनिंग देंगे, जिस सड़क पे चलाएंगे, जो रूट देंगे, जिस तरह बात करेंगे वही सीखेंगे। आज जो बोएंगे कल ये काटेंगे। ये हमारी नर्सरी है। और यहाँ तक कि अल्लाह के प्यारे महबूब से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये हदीस का मफहूम है, कमी बेशी अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, आपसे किसी मुझे, या रसूल अल्लाह, एक दिरहम मैंने यतीम को दिया, एक दिरहम मैंने किसी मस्कीन पे लगाया, एक दिरहम मैंने अपनी बीवी बच्चों की जायज़ ज़रूरतें पूरी करने पे लगाया, तो कौन सा दिरहम सबसे अच्छा हुआ? तो आपने कहा वो जो आपने अपनी फैमिली पे, बीवी बच्चों पे लगाया। तो ये जो बच्चे हैं, हमारी औलाद है, ये कायनात में जिस तरह माँ बाप जैसा एहसासा कोई नहीं, इसी तरह बच्चों जैसा भी एहसासा कोई नहीं। वो इसलिए कि माँ बाप ने तो इंशाल्लाह हमारी बख्शिश का सबब बनना है, हमें उनकी खिदमत से एक पॉजिटिव बैंक अकाउंट मिलना है, एक इमोशनल बैंक अकाउंट मिलना है, दुआओं का अकाउंट खुलना है इस तरह। लेकिन अगर बच्चों की अच्छी तरबियत कर देंगे तो दे आर द मोस्ट कॉस्टली प्रेशियस एसेट ऑफ आवर्स इन लाइफ। ये हमारा सदका जारी है। तो सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो बच्चों वाले, जिनके बच्चे हैं, जिनके छोटे बहन भाई हैं, जो वो अपनी इनके हल्का ऑर्बिट पे इनकी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्लीज़ उनको मैनर्स सिखाएं, उनको बड़ों को अदब सिखाएं, उनको सच बोलना सिखाएं, और उनको बड़े जो लोग हैं उनसे एज में उनको जी करके बुलाना सिखाएं। एंड लेट्स इंकलकेट दी कल्चर ऑफ अदब एहतराम, क्योंकि कहा गया बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। तो अगर आज हम बच्चे की अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, अपने घर से ही अच्छी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, उसमें कंसर्न होंगे, तो बिलीव यू मी, कल इंशाल्लाह वो हमारे लिए एक अच्छा सदका जारिया साबित होंगे, और कायनात में अल्लाह ताला उनके थ्रू हमें एक अच्छी अजर अता फरमाएंगे। एक बैलेंस्ड फॉरवर्ड लुकिंग अच्छे पाकिस्तानी होंगे वो, और एक बैलेंस्ड फॉरवर्ड लुकिंग एक मुसलमान होंगे, और एक बैलेंस्ड फॉरवर्ड लुकिंग कम्युनिटी के लिए एक ऐसे इंसान बने जो कम्युनिटी के लिए सेंस ऑफ कंफर्ट होंगे, सोर्स ऑफ कंफर्ट होंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने घरों में, अपनी क्लास में, अपनी कम्युनिटी में, जहाँ जहाँ हमारे बच्चे हैं, जहाँ जहाँ हमारे छोटे हैं, हम उनको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करें जिस तरह अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। एंड लेट्स साफ नीयत के साथ मैं आज की इस डिस्कशन से एक और टिप आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उन लोगों पे ख़ास फजल फरमाते हैं जो दूसरों के लिए वही पसंद करते हैं जो अपने लिए पसंद करते हैं। मैं दूसरों के बच्चों को उसी नज़र से देखता हूँ, उसी नज़र से गाइड करने की हम कोशिश करें कि जिस तरह हम अपने बच्चों को पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह इसमें ज़रूर बरकत डलेगी। और एक आपको एज ए एजुकेटेड पर्सन, एज ए पॉजिटिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और कोशिश करनी है कि जो हम अपने बच्चों के लिए पसंद करते हैं वही दूसरे के लिए पसंद करें, उनको अच्छी ट्रेनिंग में कंट्रीब्यूट करें, उनको नॉन वायलेंस अप्रोच सिखाएं। घर में ऐसी झूठ, ऐसी हसद, नेगेटिविटी की बात ना हो जो बच्चे पिक कर लें और फिर उनमें वो सेंस ऑफ नेगेटिव कंपटीशन आ जाए। कोशिश करें कि हमारा कीमती असासा एक अच्छे तरीके से हमारे लिए तैयार हो। With this, gentlemen, I come to you with the lecture 12, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का लेक्चर 12 हम इसको शुरू करते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर टू लेक्चर 12, मैं आपसे पिछले लेक्चर की समरी शेयर करना चाहूँगा ताकि चीज़ें अपडेट हो जाएं, थोड़े हम उसी फ्रिक्वेंसी पे आ जाएं और चीज़ें थोड़ी रीपॉलिश हो जाएं, रिकैप्चुलेट कर लें आप, और एक आपके जहन में कंसेप्चुअली वही चीज़ चले। व्हाट ऑल वी कवर्ड इन लेक्चर 11, उसकी समरी आपसे शेयर करूँगा। First of all, in lecture 11, we covered the philosophy of total productive maintenance. TPM की philosophy क्या थी?
फिर हमने कवर किया कि टीपीएम की हिस्ट्री क्या थी, टीपीएम की हिस्ट्री क्या थी, इसमें किस तरह जेनेसिस क्या थे, किस तरह जापानीज इंडस्ट्री ने इसको शुरू किया, किस तरह उन्होंने टीपीएम को अडॉप्ट करते हुए एक लीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे चले वो। फिर हमने बात की थी डिटेल में कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की कौन सी टाइप्स हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किस चीज़ को आगे व्यू करना चाहिए। जैसे रिएक्टिव मेंटेनेंस की एग्जांपल दी मैंने, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस की एग्जांपल भी दी थी, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की एग्जांपल भी दी थी, रिएक्टिव मेंटेनेंस के नुकसानात पे भी हमने बात की थी, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस या प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के फ़ायदे पे भी हमने बात की थी, मोटरवे की एग्जांपल मैंने दी थी, सॉल्ट रेंज की एग्जांपल दी थी, रात को 11 बजे मोटरवे पे सॉल्ट रेंज पे फैन बेल्ट टूटने की एग्जांपल दी थी, प्लांट में अगर मशीनरी ख़राब होती है तो कितनी मजदूर फारग बैठते हैं, जो एमरजेंसी ब्रेकडाउन होता है उसकी वजह से, उस पर हमने बात की थी। तो ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ टीपीएम भी हमने बात की थी, उसके क्या है। फिर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन टीपीएम एंड टीक्यूएम, टीपीएम और टीक्यूएम में जो सिमिलैरिटीज़ थी उन पे हमने बात की थी। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टीपीएम मॉडल्स एंड थ्योरीज, टीपीएम के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं और थ्योरीज हैं उस पर बात करेंगे हम। फिर उसके बाद हम 5S थ्योरी पे बात करेंगे। टीपीएम के डिफरेंट मॉडल जो थ्योरीज इंप्लीमेंटेड हैं उस पर डिटेल में बात होगी। 5S थ्योरी पे बात होगी। जो टीपीएम के पिलर्स हैं उस पर बात होगी, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ टीपीएम। फिर टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन पे बात होगी। टीपीएम चूंकि टीक्यूएम की एक्सटेंशन है तो टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन पे हम बात करेंगे। और बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के जो बेनिफिट्स हैं ओवरऑल उसको अप्लाई करने पे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ्रूट्स हैं, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। टीपीएम मॉडल एंड थ्योरीज, इस पे सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। और टीपीएम जो है इसके प्रैक्टिकली दी प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ टीपीएम, टीपीएम के प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स क्या हैं। जस्ट लुक एट दिस स्लाइड्स। आपके ख्याल में क्या क्या होने चाहिए, जरा इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो टीपीएम कोई भी क्वालिटी मॉडल है ये पीपल इन्वॉल्वमेंट एंड इन्हांसमेंट के अलावा ये एक सेंट्रल पॉइंट है, ये न्यूक्लियस है इसका। उसके अंदर जो डिफरेंट मॉडल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं इसके डिफरेंट, वो कौन है। रिस्टोर, मेंटेन एंड इम्प्रूव एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, सबसे पहले एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को मेंटेन किया जाता है। डिटेक्ट एंड एलिमिनेट फॉल्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, फॉल्ट्स को, सिस्टम में जो फॉल्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करें और फिर एलिमिनेट करें। फिर इसका अगला कंपोनेंट है एस्टैब्लिश, मॉनिटर एंड इम्प्रूव। एस्टैब्लिश, मॉनिटर एंड इम्प्रूव प्रोसेस इफेक्टिवनेस, जो प्रोसेस इफेक्टिवनेस है उसको एस्टैब्लिश करें, मॉनिटर करें और फिर इम्प्रूव करें। उसके बाद अगला कंपोनेंट है इसका टीपीएम का एस्टैब्लिश एंड मेंटेन क्लीन, नीट एंड टाइडी वर्क प्लेस। आपकी जो वर्क प्लेस है नीट, क्लीन और टाइडी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हुआ डिटेक्ट एंड एलिमिनेट इनहेरेंट फॉल्ट्स, जो इनहेरेंट फॉल्ट्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाए और फिर एलिमिनेट किया जाए। उसके बाद अगला जो प्रॉब्लम है प्रोवाइड, अगला कंपोनेंट है सॉरी टीपीएम का, वो है प्रोवाइड एंड अप्रूव मेंटेनेंस सिस्टम्स टू सपोर्ट द फैसिलिटीज। मेंटेनेंस सिस्टम्स को आप इम्प्रूव करें, डिफरेंट फैसिलिटीज को जो सपोर्ट करें। परचेज एंड इंस्टॉल न्यू फैसिलिटीज व्हाट प्रोवाइड दी बेस्ट रिटर्न। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं, नॉलेज मैनेजमेंट का फ़ायदा उठाएं। जो नई टेक्नोलॉजीज़ हों, नई आईटी टेक्निक्स हों, उनको आप अडाप्ट करके इन प्लेस करें। उसके बाद है रिस्टोर, मेंटेन एंड इम्प्रूव एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़। वो उधर से बात शुरू हुई थी और वही साइकिल उधर जाके डिफरेंट कंपोनेंट के साथ उधर क्लोज हुआ। ये 7 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन लॉसेस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन लॉसेस हैं वो हम शेयर करेंगे। टीपीएम आइडेंटिफाई 7 टाइप्स ऑफ लॉसेस, या इसको टाइप्स ऑफ वेस्ट का नाम भी दिया गया है। जब तक लॉसेस को आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसको कम्बैट कैसे करेंगे, उसको रिमूव कैसे करेंगे, उसको एड्रेस कैसे करेंगे, सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। 7 टाइप ऑफ लॉसेस दैट इज कॉमनली नोन एज मुडा आल्सो, नेमली सेटअप। इनिशियली के सेटअप में क्या लॉसेस हैं वो देखे जाएं। फिर इनिशियल एडजस्टमेंट टाइम में क्या है लॉसेस हैं। फिर इक्विपमेंट ब्रेकडाउन टाइम को देखा जाए, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन का क्या टाइम है। फिर आइडलिंग एंड माइनर लॉसेस जो हैं, आइडलिंग और माइनर लॉसेस जो एग्जिस्ट होते हैं वो। फिर उसके बाद स्पीडी साइकिल टाइम लॉसेस हैं, स्पीडी साइकिल टाइम लॉसेस जो हैं उनको एड्रेस किया जाए।
फिर उसके बाद स्टार्टअप क्वालिटी लॉसेस, कि इनिशियली स्टार्टअप में क्वालिटी लॉसेस क्या हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस क्वालिटी लॉसेस क्या हैं, उनको देखा जाए। इट देन वर्क्स सिस्टमेटिकली टू एलिमिनेट दैम बाय मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स। ये केजान ने कहा है। केजान वाज वन ऑफ द क्वालिटी गुरु, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देन वर्क्स सिस्टमेटिकली टू एलिमिनेट दैम बाय मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, यानी रोड टू वर्क इज कि पहले आपने सारे के सारे प्रोडक्शन लॉसेस को आपने डिफरेंट 7 ग्रुप्स में आइडेंटिफाई किया, जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। उसके बाद आपने उनको इम्प्रूव करने के लिए, उन लॉसेस को डिल्यूट करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए एक एफर्ट शुरू कर दी, एक जंग शुरू कर दी, एंटी लॉसेस जंग कह लें। कैजन चाहता है फिर सिस्टमेटिकली आप उसको इम्प्रूव करें इन ऑल केसेस। 5S philosophy. What is 5S philosophy? Based on, it's a famous philosophy, so it should be comprehended and known to you well. Based on 5 Japanese words that begin with S, the 5S philosophy focuses on effective workplace organization and standardized workplace procedures. Basically, Japanese ने 5S को आइडेंटिफाई किया and they called 5S philosophy for their organization. पहला लफ्ज़ उन्होंने कहा सॉर्ट, जापानीज में वो कहते हैं शेयरी। सेकंड ऐसा है सेट इन ऑर्डर, यानी पहले सॉर्ट करें प्रॉब्लम को और फिर उसके बाद सेट इन ऑर्डर, उसकी प्रायोरिटी सेटिंग करें। सीट ऑन का, फिर उन्होंने कहा शाइन करें, इसको इम्प्रूव करें। फिर उन्होंने कहा इसको स्टैंडर्डाइज करें, स्टैंडर्डाइज कर दिया। फिर उनका इसको सस्टेन करें, जब आपने एक चीज़ इम्प्रूव कर ली, स्टैंडर्डाइज कर ली, तो उसको सस्टेन कर लें। ब्रैकेट के अंदर वो जापानीज 5 वर्ड लिख लें, जो 5S लिखे हैं जो जापानीज में हैं, और इंग्लिश में भी ट्राई की गई है कि इन 5 वर्ड के ऐसे ही शुरू हों, तो दिस इज नोन एज 5S फिलॉसफी। तो शॉर्ट पे बात करते हैं पहले। द फर्स्ट एस फोकसेस ऑन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम द वर्क प्लेस। सॉर्ट आउट करें, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि इसको सॉर्ट आउट करना है मैंने, तो इस केस में वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं अननेसेसरी आइटम्स जो वर्क प्लेस को जिनके काउंटर प्रोडक्टिव हैं, जिनका कोई फायदा नहीं है वर्क प्लेस में, उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं उधर से। तो द फर्स्ट फोकस ऑन द एलिमिनेटिंग अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम द वर्क प्लेस से अननेसेसरी आइटम्स को फारग किया जाए। एन इफेक्टिव विजुअल मेथड टू आइडेंटिफाई दीज अननीडेड आइटम इज कॉल्ड रेड टैगिंग। जो अननेसेसरी आइटम है वर्क प्लेस से आप उठाते हैं, उस प्रोसेस को रेड टैगिंग का नाम दिया गया है। और रेड टैग इज प्लेस्ड ऑन ऑल आइटम्स नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर जॉब। ऐसा हर आइटम जो अनरिक्वायर्ड होता है, आपकी वर्क प्लेस पे पड़ा हुआ है, अननेसेसरी पड़ा हुआ है, आपकी अटेंशन को डाइवर्स कर रहा है ऑपरेटर की, तो उसको आप अननेसेसरी के तौर पे डिक्लेयर करते हैं और रेड टैग कर देते हैं, सो दैट इट इज सीन फ्रॉम द डिस्टेंस। दीज आइटम्स आर देन मूव्ड टू अ सेंट्रल होल्डिंग एरिया। उनको वर्क प्लेस से उठा के कोशिश की जाती है कि सेंट्रल स्टोरेज में, वेयर हाउस में, होल्डिंग एरिया में रख दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज फॉर एवेलुएशन ऑफ द रेड टैग आइटम्स। ताकि होल्डिंग एरिया में रखने का होता है मकसद कि उनको उधर रीप्रोसेस किया जाए, रीविजिट किया जाए कि कोई ज़रूरी आइटम तो नहीं आ गया या उसमें कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजेस चाहिए हो तो उसको देखा जाए। सेकेंड एस इज सेट इन ऑर्डर। Second S focuses on efficient and effective storage methods and how to organize the work area. Set in order में क्या वर्क एरिया में सेटल कैसे होते हैं, और इसको इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइज द वर्क एरिया। हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर वर्क एरिया? तो सेट इन ऑर्डर है। स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव सेट इन ऑर्डर्स आर पेंटिंग फ्लोर्स, आउटलाइनिंग वर्क एरियाज एंड लोकेशन, shadow boards and modular shelving and the cabinets for needed items such as trash cans, blooms, mop and buckets. Basically ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है कि वर्किंग एरिया कैसा होना चाहिए। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो वर्क एरिया में रूटीन में ये स्टेप्स लेते हैं। उसके बाद थर्ड एस है, दैट इज शाइन। वंस यू हैव एलिमिनेटेड द क्लटर एंड जंक दैट हैज बीन clogging your work area and identified the necessary items, the next step is to thoroughly clean the work area. देखें पहले स्टेप में आपने रेड टेग लगा के, रेड टैगिंग करके अननेसेसरी आइटम निकाल दिए।
दूसरे एरिया में आपने जो चीज़ जहाँ पड़ी होनी थी सेट इन कर दी उसको ऑर्डर को, फिर आपने शाइन कर दिया कि आपकी चीज़ें सारी सेटल हो गई। देन यू नीड क्लीन द एरिया, आपने एरिया को साफ सुथरा करके शाइन कर दिया। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द क्लीनिंग ऑफ द वर्क एरिया। Workers will also begin to notice changes in equipment and facility location such as air, oil, coolant leaks, fatigue, breakage and misalignments। ये चीज़ें जो लूज पड़ी होती हैं, ऑयल की वजह से लीकेज है, फिर वो जगह स्लिपरी है, फिर उससे सेफ्टी हैजर्ड्स आती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वर्कर्स ने भी इस चीज़ सारी को नोटिस करना है वाइल क्लीनिंग ऑफ द एरिया। दीज चेंजेस इफ़ लेफ्ट अनअटेंडेड, अगर ये इन चेंजेस को, इन चीज़ों को ना किया जाए, could lead to equipment failure and loss of production। ये इक्विपमेंट फेलियर को भी लीड कर देती हैं, लूज आइटम पड़े हुए, लूज कपड़ा पड़ा हुआ, लूज चीज़ पड़े हुए, अल्टीमेटली एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट एंड वर्कर दे अफेक्ट। उसके बाद अगली बात है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मीन्स उसको आपने स्टैंडर्डाइज किया। नो द फर्स्ट 3 S आर इम्प्लीमेंटेड, आपने पहले तीनों S जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए। फॉर योर कॉम्प्रीहेंशन आई जस्ट रिपीट फर्स्ट 3 S। First was sort. What was first? First was sort. Second was set in order। आप सेट हुए, पहले आपने सॉर्ट किया, अननेसेसरी आइटम को रेड टेप किया, फिर आपने उसको ऑर्गेनाइज दी वर्क एरिया किया, फिर आपने शाइन किया, देन स्टैंडर्डाइज पे आ गए हम। तो स्टैंडर्डाइज में नो दी फर्स्ट 3 S आर इम्प्लीमेंटेड। पुराने 3 S जो मैंने बात शेयर की वो सारे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। यूज स्टैंडर्ड मेथड्स टू कीप सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर एंड शाइन टू अ कंडीशन। ये बेसिकली बात यह है कि जो पहले 3 स्टेप्स हैं, सॉर्ट, सेट इन और शाइन के जो 3 स्टेप हो चुके हैं, उनको आपने स्टैंडर्डाइज तरीके से इम्प्लीमेंट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अलाउ योर एम्प्लॉइज टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ सच स्टैंडर्ड्स। आपने एम्प्लॉई को अलाउ किया और अपने एम्प्लॉई को मोटिवेट किया, उसको इनकरेज किया कि इन स्टैंडर्ड्स को कैसे आपने इंश्योर करना है। स्टैंडर्डाइज करने के बाद आखिरी स्टेप है, दिस इज 5th S, इट इज़ टू सस्टेन। सस्टेन से आपकी मुराद है इसकी कि इसको फिर आगे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट या कंटिन्यूस इम्प्लीमेंटरी एज ए हैबिट, एज ए कल्चर आपने उसमें डाली अपने कल्चर में। तो सस्टेन सेज दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एज टू इम्प्लीमेंट एंड अचीव। ये बहुत मुश्किल ऐसा है क्योंकि एक एक्टिविटी को एज ए हैबिट डालना बहुत मुश्किल होता है, चेंज मैनेजमेंट के इशूज़ आ जाते हैं। मेंटेन थ्रू एम्पावरमेंट, आप इसकी सजेशन है कि सस्टेन को या पक्के परमानेंट इम्प्लीमेंट करना पावर एम्पावरमेंट के थ्रू आप इसको मेंटेन करें। मेंटेन थ्रू एम्पावरमेंट, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। एम्पावरमेंट, कमिटमेंट और डिसिप्लिन के थ्रू आपने इसको मेंटेन किया। सस्टेन फोकस ऑन डिफाइनिंग अ न्यू स्टेटस को, ये एक नया स्टेटस को डिफाइन करता है एंड स्टैंडर्ड ऑफ वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, और वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को भी ये एड्रेस करता है। बेनिफिट्स ऑफ 5S, 5S के क्या बेनिफिट्स हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं कि फ्रूट्स को देखना। 5S जो एक कॉन्सेप्ट है, फिलासफी है, ये मेजर बेनिफिट्स हैं इसके। इट सिंप्लीफाइज द वर्क एनवायरनमेंट, ये वर्क एनवायरनमेंट को बहुत सिंपलर कर देता है, इजी कर देता है, कंफर्टेबल कर देता है। देन इट रिड्यूसेस वेस्ट, वेस्ट की भी उसको कंसिडरेबली रिड्यूस कर देता है, प्रॉब्लम्स कम आती हैं और वेस्ट की क्वांटिटी कम होती है। फिर इट इम्प्रूव्स क्वालिटी, क्वालिटी वर्क बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। देन इट इम्प्रूव्स सेफ्टी, एनवायरनमेंट भी सेफ्टी हो जाए। HSE के इशू जो इसको हम बात करते हैं, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के इशूज़ को भी एड्रेस कर लेता है कि सेफ्टी भी कंसिडरेबल अमाउंट में आ जाती है। देन प्रोवाइड्स सेल्फ एस्टीम फॉर एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब नीट क्लीन जैसे आप जगह रखते हैं, एनवायरनमेंट रखते हैं, वैसे ही आपका माइंड सेट होता है। तो हर एक इंडिविजुअल की, वर्कर की एक सेल्फ एस्टीम जो है वो एक हायर पेज पे आ जाती है, बेहतर आ जाती है और इट इम्प्रूव्स इट वेल। आफ्टर दैट नो विल डिस्कस दी 5S फिलॉसफी के बाद पिलर्स ऑफ TPM। TPM के पिलर्स क्या हैं, अहम चीज़ें क्या हैं, उस पर बात करेंगे। TPM, देयर आर 8 पिलर्स ऑफ द TPM एक्टिविटी। तो वो कौन से हैं? TPM एक्टिविटी के 8 पिलर्स। TPM हैज़ 8 पिलर्स ऑफ एक्टिविटी, ईच बीइंग सेट टू अचीव अ जीरो टारगेट। दीज 8 पिलर्स आर फॉलोइंग, ये एज शोन ऑन व्यू फाइल, इस स्लाइड पे जो शो की गई हैं चीज़ें।
नंबर 1 इज फोकस्ड इम्प्रूवमेंट। टीपीएम का पहला पिलर है जी फोकस्ड इम्प्रूवमेंट। ये कैजान का गाइडलाइन थी, उसका पॉइंट है, उसका कंसेप्ट है, एंड अनदर गुरु ऑफ द मैनेजमेंट। फिर ऑटोनोमस मेंटेनेंस, हौसेन ने कहा ऑटोनोमस मेंटेनेंस की जाए, फैजान ने कहा फोकस्ड इम्प्रूवमेंट करें, हौसेन ने कहा जी ऑटोनोमस मेंटेनेंस हो, उसकी सेल्फ कंट्रोल्ड ऑटोनोमस मेंटेनेंस के तौर पे उसको देखा जाए। फिर प्लान मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस की ऑटोनमस भी हो, प्लान भी हो। फिर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, अर्ली फेज मैनेजमेंट, फिर क्वालिटी मेंटेनेंस, देन ऑफिस टीपीएम, देन सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट, एचएसई इशू जो हम बात करते हैं, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट इशू। सो 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम एक्टिविटी इंक्लूड्स number 1 focused improvement rate, number 2 autonomous maintenance, number 3 planned maintenance, number 4 training and education, number 4 early phase management, 5 quality maintenance, then office TPM, then safety health and improvement. These are the major 8 pillars for the TPM. Some organization also add additional pillars according to their workplace, like tools management और information technology, IT को भी लोग ऐड करते हैं 9th और 10th पिलर के तौर पे. It varies from organization to organization, but mostly they use 8 pillars. अगर हम इस स्लाइड को गौर से देखें तो ये स्लाइड भी बेसिकली 8 पिलर उसकी दिखा रही है ऑर्गेनाइजेशन के, और इन्होंने इन पिलर्स ने टीपीएम को उठाया हुआ है. 7 और 8 पिलर जो है एचएसई और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने उठाया हुआ है बाकी 6 पिलर्स को. बेसिकली दे ऑल आर दी 8 पिलर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच इम्प्रूव टीपीएम. Now we'll discuss about these pillars one by one, just to have a capitulation and understanding and conceptual perception कि conceptually हमें सही लाइन पे होना चाहिए कि ये पिलर्स क्या हैं, इनकी क्या implications है किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम पे, और इसकी क्या पॉजिटिव फ्रूट्स हैं जो हमारे नॉलेज में होने चाहिए. नंबर 1 इज ऑटोनोमस मेंटेनेंस. नंबर 1 पिलर ऑफ टीपीएम. ट्रेन द ऑपरेटर्स टू क्लोज द गैप between them and the maintenance staff. Train the operators to close the gap between them and the maintenance staff, making it easier for both to work as one team. यानी आप अपने ऑपरेटर्स को मोटिवेट करें कि मेंटेनेंस स्टाफ और इनके दरमियान डिस्टेंस कम्युनिकेशन गैप मिनिमम हो ताकि दे फील लाइक बिहेविंग एज वन टीम. Change the equipment so the operator can identify any abnormal conditions and measure before it affects the process or leads to effect. यानी ऐसी इक्विपमेंट में मॉडिफिकेशन, ऐसे सिस्टम्स, ऐसी चीज़ें डाली जाएं कि जो ही कोई उसमें कोई प्रॉब्लम आने की हो प्रोसीजर्स में, चीज़ों में, कि ऑपरेटर जो है वो एडवांस में उसको प्रिडिक्ट कर ले, उसको एक सिग्नल मिल जाए, रेड सिग्नल के इट इज़ कॉजिंग सम प्रॉब्लम. सेकंड पिलर इज द ऑटोनोमस मेंटेनेंस. In this autonomous maintenance में 7 steps are implemented to progressively increase the operator's knowledge, participation and responsibility for the equipment. ये बेसिकली ऑपरेटर्स को एड्रेस कर रही है autonomous maintenance कि ऑपरेटर को इन्वॉल्व किया जाता है, उसका बॉन्डेज हो अपने इक्विपमेंट के साथ, अपनी मशीन के साथ, और उसके 7 स्टेप्स हैं. नंबर 1 स्टेप इज द परफॉर्म इनिशियल क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन. इनिशियली उसको, जिसको हम उर्दू में पंजाबी में कहते हैं जी कपड़ा वगैरह मारे, उसको सफाई करे ताकि उसका प्यार बढ़े अपने इक्विपमेंट से. Perform initial cleaning and inspection. Then is countermeasure for the causes and effects of dirt and dust. Dirt और dust से बचाने के लिए उसको मोटिवेट किया जाए, वो अपने स्टेप्स ले अपने तौर पे, और अगर उसको मज़ीद सपोर्ट चाहिए तो अपने हायर हायरार्की को इन्फॉर्म करे. Then establish cleaning and the lubrication standards. क्लीनिंग और लुब्रिकेशन स्टैंडर्ड्स को भी इस्टेब्लिश करे. कंडक्टिंग जनरल इंस्पेक्शन ट्रेनिंग. जनरल इंस्पेक्शन ट्रेनिंग को कंडक्ट करे. कैरी आउट इक्विपमेंट इंस्पेक्शन चेक्स. इक्विपमेंट इंस्पेक्शन चेक्स को देखे. और वर्क प्लेस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. वर्क प्लेस की मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स को भी देखे. और फिर CI कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए एक्सेल करे. सो ऑटोनोमस मेंटेनेंस के तौर पे ऑपरेटर से उससे मोटिवेट किया जाए, उसको ट्रेन किया जाए, वो कल्चर इस्टेब्लिश किया जाए कि जो 7 स्टेप मैंने आपसे शेयर किए हैं उन पे अमल करे वो.
Right, ji. Now we'll be talking about the third pillar, that is equipment and process improvement. तीसरा पिलर जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो है इक्विपमेंट एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. इक्विपमेंट और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस. यानी इस पूरे पिलर का जो एम है वो ये है कि एफिशिएंसी को इन्हांस किया जाए, बेहतर किया जाए, बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट को दूर किया जाए, एंड मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस को कम किया जाए. मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू 13 बेट लॉसेस. मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस 13 बेट लॉसेस में कैटेगराइज किए जाते हैं. इसमें से इक्विपमेंट लॉसेस हैं वो 6 हैं, मैन पावर लॉसेस 4 हैं और मटेरियल लॉसेस 3 हैं. टोटल मेकिंग 13 बेट लॉसेस हो गए जो अफेक्ट होते हैं. अगर हम मैन पावर और मटेरियल लॉसेस को डिफाइन करें तो पहले मैन पावर लॉसेस के जो हैं क्लीनिंग और चेकिंग है, वेटिंग मटेरियल के है, वेटिंग इंस्ट्रक्शंस का है, वेटिंग क्वालिटी कंफर्मेशन, ये डिफरेंट लॉसेस हैं जो इस प्रोसेस के अंदर चलते हैं. और अगर हम मटेरियल लॉसेस को देखें तो उसमें मटेरियल यील्ड जो है कम होती है, उसमें एनर्जी लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. इनको भी जब एड्रेस करेंगे तो मैन पावर और मटेरियल लॉसेस ये चीज़ें जो एड्रेस करने की ज़रूरत है इसको. टीपीएम सक्सेस मेजरमेंट. टीपीएम की टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की जो सक्सेस मेजरमेंट है वो कैसे होगी? इट इज़ अ सेट ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिसेस व्हिच इज कंसीडर्ड टू फिट वेल इन अ लीन मैन्युफैक्चरिंग. मैंने बात की थी पिछले लेक्चर में कि दे आर लीडिंग टुवर्ड्स लीन मैन्युफैक्चरिंग. टीपीएम एनवायरनमेंट इज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस आर OEE. For advanced TPM world-class practitioners, the OEE cannot be converted to cost using target costing management. TCM यूज़ करते हुए वो कहते हैं OEE को कास्ट में नहीं हो सकता. OEE measurement are used as a guide to the potential improvement that can be made to equipment and by identifying which of these 6 losses is the greater than the techniques applicable to that type of loss. Basically जो OEE टेक्निक है ये जो मैन पावर और जो पिछली स्लाइड में हमने बात की थी मैन और मटेरियल लॉसेस की उसको एड्रेस करता है कि अप टू सम एक्सटेंट बाय यूजिंग दैट OEE. OEE स्टैंड्स फॉर द ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस. मैंने शेयर किया था आपसे कि इन लॉसेस को कैसे वो एड्रेस कर सकते हैं. कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेबल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स टू द सोर्स ऑफ मेजर लॉसेस विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट. जितनी इम्प्रूवमेंट होगी, जितनी हम मेंटेनेंस इंश्योर करेंगे उतनी ओवरऑल परफॉर्मेंस इक्विपमेंट की बेहतर होगी और अच्छी होगी और वो प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड होगी, इनहांस होगी. यूजिंग अ क्रिटिकलिटी एनालिसिस अक्रॉस द फैक्ट्री शुड आइडेंटिफाई which equipment should be improved first, also to gain the quickest overall factory performance. के ओवरऑल फैक्ट्री परफॉर्मेंस को देखने के लिए क्विकेस्ट तरीका क्या हो सकता है? द यूज़ ऑफ कॉस्ट डेवलपमेंट इज़ क्वाइट रेयर. कॉस्ट डेवलपमेंट का यूज़ जो है बड़ा रेयर है, बट कैन बी वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग दी प्रायोरिटी फॉर सिलेक्टिव TPM डिप्लॉयमेंट. उनके लिए सिलेक्टिव TPM डिप्लॉयमेंट के लिए ये अच्छा साबित हो सकता है. Overall equipment effectiveness OEE figures all are determined by combining the availability and performance of your equipment with the quality of parts made. OEE को इसको देखा जा सकता है quality of parts made. OEE measures the efficiency of the machine during its loading time. OEE जो है full loading time जब मशीन का चाला होता है उसके दौरान उसको मेजर करता है. Planned down time doesn't affect the OEE figure. जो planned down time होता है OEE figure पे affect इसलिए नहीं करता, it's announced time. For that part. ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस की जब हम बात करते हैं OEE तो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू एज शोन ऑन स्लाइड इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी यील्ड. अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी यील्ड, डाउन टाइम लॉसेस, स्पीड लॉसेस, क्वालिटी लॉसेस इसमें सारे कवर हो जाते हैं. लेकिन इसका मैथमेटिकल फार्मूला जो है एज शोन ऑन व्यू फाइल इज ओवरऑल परफॉर्मेंस इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस जो है OEE इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी यील्ड. अभी हम अगर इसको थोड़ा सा आगे मजीद देखें तो अवेलेबिलिटी जो है, अवेलेबिलिटी को हम कैसे कहेंगे? पहला एलिमेंट जो एज शोन ऑन स्लाइड इज टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, दैट इज डाउन टाइम अवेलेबल इन प्रोडक्शन. जो टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन है
टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन माइनस डोंट टाइम अवेलेबल फॉर इन प्रोडक्शन, वो है अवेलेबिलिटी। परफॉर्मेंस क्या है, आइडियल साइकिल टाइम जो है इसका मशीन का प्लांट का इनटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड इन ऑपरेटिंग टाइम, उस ऑपरेटिंग टाइम के अंदर। क्वालिटी यील्ड का फॉर्मूला डिफाइन होगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड माइनस डिफेक्ट नंबर, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में से जो डिफेक्टेड नंबर थे, जो डिफेक्ट नंबर थे उसमें से निकालेंगे, क्वालिटी यील्ड हो जाए। अभी प्लान मेंटेनेंस पे बात होगी। प्लान मेंटेनेंस इट ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश प्रिवेंटिव एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम फॉर इक्विपमेंट एंड टूलिंग। नेचुरल लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल मशीन एलिमेंट मस्ट बी अचीव्ड। जो मशीन का, इक्विपमेंट का नेचुरल लाइफ साइकिल है वो अचीव किया जाना चाहिए। ये अचीव किया जाता है करेक्ट ऑपरेशन। पहली चीज़ है इसमें इसका अच्छा करेक्ट ऑपरेशन होना चाहिए, इसका करेक्ट सेटअप होना चाहिए, इसकी क्लीनिंग ठीक होनी चाहिए, इसकी लुब्रिकेशन ठीक होनी चाहिए, फीडबैक एंड रिपेयर ऑफ माइनर डिफेक्ट्स, जो माइनर डिफेक्ट्स हैं उनकी फीडबैक सिस्टम और रिपेयर जो है वो ठीक होनी चाहिए, और क्वालिटी स्पेयर पार्ट्स इसकी रिपेयर में यूज़ होने चाहिए, क्वालिटी स्पेयर पार्ट्स। अर्ली मैनेजमेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट, नए इक्विपमेंट के लिए मैनेजमेंट जो है उसके मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश सिस्टम टू शॉर्टर, कि बेसिकली नए इक्विपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है शॉर्टर न्यू प्रोडक्शन और इक्विपमेंट डेवलपमेंट, यानी ये चाहते हैं कि जब इसकी जो सिस्टम के अंदर डाइजेशन है वो जल्दी हो, और स्टार्टअप कमीशनिंग एंड स्टेबलाइजेशन टाइम फॉर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, उसका जो कमीशनिंग टाइम है, स्टार्टअप टाइम है, वो उसकी क्वालिटी और एफिशिएंसी के लिहाज से हो। और न्यू इक्विपमेंट इज नीडेड टू बी, नया इक्विपमेंट जो भी आता है इजी टू ऑपरेट, ऑपरेट करने में आसान हो, इजी टू क्लीन, क्लीन करने में बेहतर हो, इजी टू मेंटेन, मेंटेन करने में आसान हो, इजी टू रिलायबिलिटी भी उसमें हो, एंड हैव क्विक सेटअप टाइम, और क्विक सेटअप टाइम उसमें होना चाहिए। ऑपरेट एट द लोएस्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट, जो लोएस्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट है उस पर ऑपरेट हो। देन इज द प्रोसेस क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोसेस क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, इट्स डेफिनेशन इज अ प्रोसेस फॉर कंट्रोलिंग द कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट कंपोनेंट्स दैट अफेक्ट वेरिएबिलिटी इन प्रोडक्ट क्वालिटी, जो प्रोडक्ट क्वालिटी पे अफेक्ट करती हैं वो इक्विपमेंट की चीज़ को। ऑब्जेक्टिव्स हैं टू सेट एंड मेंटेन कंडीशन टू अकम्प्लिश जीरो डेफिनेशन, जो जीरो डिफेक्ट्स होना चाहिए उसका। क्वालिटी रेट हैज़ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द मटेरियल कंडीशन, यानी ये सब बुलेट्स हैं बेसिकली इसकी। क्वालिटी रेट जो है, जो क्वालिटी रेट हैज़ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द मटेरियल कंडीशंस। इक्विपमेंट परसियन, इक्विपमेंट की परसियंस का भी उसका डायरेक्ट इफेक्ट है, प्रोडक्शन मेथड्स का भी उसके डायरेक्ट इफेक्ट है, और प्रोसेस पैरामीटर्स का भी उस पर डायरेक्ट इफेक्ट है कि किस तरह उसको देखा जाए कि प्रोसेस क्वालिटी मैनेजमेंट को किस तरह के एंगल से देखा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द टीपीएम एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्ट डिपार्टमेंट में टीपीएम का क्या रोल है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट्स कैन बी सीन एज प्रोसेस प्लान्स whose principal tasks are to collect, process and distribute the information. Basically collect, process and distribution information उसमें है। Process analysis should be applied to streamlining information flow. Main conceptually ये है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्ट डिपार्टमेंट्स के लिहाज से प्रोसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट वे में, करेक्ट प्रोसेस के तहत टाइमली होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके लिहाज से टीपीएम क्या है। इट्स टीपीएम इज अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। टू मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके, दो मेजर कंपोनेंट्स हैं टीपीएम के। वन इज सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग क्या है उसकी, कि सॉफ्ट हाउ टू वर्क एज ए टीम मैनेजमेंट। एचपीटी के लिए हाई परफॉर्मेंस टीम भी कहा जाता है। टीपीएम का उसमें क्या रोल है। डाइवर्सिटी ट्रेनिंग क्या है उसकी ट्रेनिंग में, टीम की ट्रेनिंग में डाइवर्सिटी क्या है, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनमें क्या है इसका रोल, कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतरी होनी चाहिए। टेक्निकल ट्रेनिंग में आ जाता है अपग्रेडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है उसकी अपग्रेडिंग में, एंड इक्विपमेंट रिलेटेड स्किल्स, जो इक्विपमेंट रिलेटेड स्किल है उनमें उनका क्या रोल है। सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जो HSE इशू है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, उसमें टीपीएम का क्या रोल है। अश्योरिंग सेफ्टी एंड प्रिवेंटिंग एडवर्स एनवायरनमेंट, सेफ्टी को इंश्योर करना और एडवर्स एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करना टीपीएम का बेसिक रोल है।
impacts are important priority in TPM effort. Requirement and fundamental improvements, जो basic requirements और fundamental improvements TPM के लिहाज से चाहिए. Number 1 is increasing motivation. Motivation change होगी, motivation आएगी, attitude change होंगे, attitude change होंगे तो action change होंगे, action change होंगे तो paradigm change होगा. So you need to bring a cultural change in this. और इंक्रीजिंग कॉम्पिटेंसी एंड पीपल स्किल, लोगों की कॉम्पिटेंसी इंक्रीज होगी, स्किल्स इंक्रीज होगी, ट्रेनिंग बेहतर होगी, चीज़ें बेहतर आएंगी तो उनकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होगी. सेल्फ एस्टीम बेहतर होगी तो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बेहतर होगी, और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बेहतर होगी तो लेबर प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी. लेबर प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी तो अल्टीमेटली टोटल प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी. Improving the work environment so that it support the establishment of program for implementing TPM. एक ऐसी वर्क एनवायरनमेंट होनी चाहिए जिसमें लोग प्रोएक्टिव हों, रजिस्ट ना करें. चेंज मैनेजमेंट का इशू है, लोग एक खुले दिल के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ इशू बेस्ड होकर चीज़ को एक्सेप्ट करें. वो एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है. TPM इम्प्लीमेंटेशन, हम TPM इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे अभी कि व्हाट इज TPM इम्प्लीमेंटेशन. TPM इम्प्लीमेंटेशन की हिस्ट्री क्या थी. TPM first introduced in Japan 20 years ago and rigorously been applied in past 10 years. पिछला जो डेकेड था ये TPM डेकेड था जापान के लिए, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस हुए ऑलमोस्ट जेनेसिस जिसका कहता है कि प्लस ऑफ 2 डेकेड्स हो गए. TPM प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इन जापानीज फैक्ट्रीज सपोर्टेड बाय JIPM, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस, ये इनका बेबी था, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस वालों का. अवार्डेड ELE प्राइजेस टू वेरियस इंडस्ट्रीज, इन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को एक इंसेंटिव देने के लिए, प्रोएक्टिव करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए प्राइज दिए. उसमें ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को इन्होंने एड्रेस किया, मेटल्स को किया, केमिकल इंडस्ट्री को एड्रेस किया, रबर वालों को किया, फूड वालों को किया, ग्लास वालों को किया. सो दे टारगेट डिफरेंट इंडस्ट्री एंड प्लांट्स तो डेट ओवरऑल एक इम्प्रूवमेंट एनवायरनमेंट नजर आए. इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन हाई टू मीडियम वॉल्यूम प्रोडक्शन एरियाज, कि इनिशियली इन्होंने कहा कि हाई टू मीडियम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में अप्लाई किया जाए, हायर लेवल पे किया जाए. लेटर सक्सेसफुली अप्लाइड इन दी लो वॉल्यूम प्रोडक्शन में भी आ गए, हाई टू लो वॉल्यूम असेंबलीज में भी आ गए, और डेवलपमेंट एरियाज में भी आ गए, वेयर हाउसेज में भी अभी आ चुके हैं. अभी तो इन्होंने दे हैव ऑलमोस्ट कवर द होल रेंज ऑफ द इंडस्ट्री, पूरी रेंज इंडस्ट्री की कवर कर ली इन द लॉन्ग रन. नाउ वी विल कवर द चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग TPM. TPM को इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन से चैलेंजेस हैं. TPM हैज बेसिकली 3 प्राइमरी गोल्स. TPM के बेसिकली 3 प्राइमरी गोल्स हैं. नंबर 1, जीरो प्रोडक्ट डिफेक्ट्स, प्रोडक्ट का जीरो डिफेक्ट होना चाहिए. इट शुड बी एब्सोल्युटली डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट. सेकंड इज जीरो इक्विपमेंट अनप्लान्ड फेलियर्स. ट्राई है, एंडेवर है, एफर्ट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, सारी इंप्लीमेंटेशन इस कॉन्सेप्ट के तहत है कि जीरो इक्विपमेंट अनप्लान्ड फेलियर. अनप्लान्ड फेलियर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है, लेबर पे, एनर्जी पे, लोगों पे, प्रोडक्ट लाइन पे, तो उसको जीरो अनप्लान्ड फेलियर हो. तीसरा इनका जो गोल है जो बहुत अहम है, जीरो एक्सीडेंट्स. HSE इशू है, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट इशू है कि जीरो एक्सीडेंट रेशो होनी चाहिए. इट सेट्स आउट टू अचीव दीज गोल्स बाय गैप एनालिसिस. ये गैप एनालिसिस करते रहते हैं कंटिन्यूसली, उससे ये गोल अचीव होते हैं. बड़े ज़रूरी गोल हैं और बड़े अहम और बड़े डिमांडिंग गोल्स हैं. और प्रीवियस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट डिफेक्ट्स, इक्विपमेंट फेलियर एंड एक्सीडेंट्स. पिछले डाटा जो होता है, प्रोफाइल है एक्सीडेंट्स का, प्रोडक्ट डिफेक्ट का और प्लांट फेलियर का, उससे ये कंटिन्यूसली गैप एनालिसिस करते रहते हैं. थ्रू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस गैप एनालिसिस, थ्रू फिशबोन कॉज इफेक्ट एनालिसिस, ये डिफरेंट गैप एनालिसिस के तरीके हैं जिसको फिशबोन कॉज इफेक्ट एनालिसिस है, YY कॉज इफेक्ट analysis and PM analysis enable the physical investigation to discover the new latent fungi, slight deterioration during the first step in TPM में autonomous maintenance, a process called initial cleaning. ये गैप्स की गैप एनालिसिस की टेक्निक्स हैं जो PM एनालिसिस है, फिशबोन वगैरह, ऑल पॉसिबल टेक्निक्स को यूज़ करके गैप एनालिसिस के रिजल्ट्स को लाते हैं और इनिशियल क्लीनिंग तक लाते हैं और बार बार वो उसको रिव्यू करके दे गो टू द डेस्टिनी ऑफ द डिफेक्ट फ्री डेस्टिनी, जिसको कहते हैं डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट की तरफ वो जाते हैं. फिर जीरो एक्सीडेंट पे, जीरो इक्विपमेंट अनप्लान्ड फेलियर पे, थ्रू देयर डाटा एंड प्रोफाइल दे हिट दैट वे. कॉर्पोरेट अडॉप्शन ऑफ TPM.
A typical TPM implementation requires a company-wide participation and full result. Company-wide participation चाहिए realistic sense में, starting from a lowest sanitary worker to a MD managing director तक इसकी will to work होनी चाहिए. And full results can only be seen after 3 years and sometimes 5 years. जो इसके fruits हैं, जो इसकी continuous effort के fruits हैं, generally 3 से 5 साल के दरमियान आने शुरू होते हैं. The main reason for this long duration is जो 3 साल के बाद फ्रूट्स आते हैं. द बेसिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोनोमस मेंटेनेंस पार्टिसिपेशन वेयर ऑपरेटर्स पार्टिसिपेट इज द रिस्टोरिंग द इक्विपमेंट टू इट्स ओरिजिनल कैपेबिलिटी एंड कंडीशन एंड देन इम्प्रूविंग द इक्विपमेंट. जो इसमें इतना टाइम क्यों लगता है कि पहले नंबर पे तो ऑपरेटर्स की मोटिवेशन है, चेंज मैनेजमेंट का इशू है, इन्वॉल्वमेंट है, फिर जो इक्विपमेंट को ओरिजिनल कंडीशन में लाना, उसको आइडियलाइज कंडीशन में मेंटेन करना और प्रो ट्रेनिंग देना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. कॉर्पोरेट टीपीएम डिप्लॉयमेंट, अगर आप इस स्लाइड को गौर से देखें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ टीपीएम कंपनी के कैसे कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे होती है. टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट में प्लानिंग, फिनांस, पर्सनल और जनरल अफेयर्स है. जनरल अफेयर्स के नीचे फिर जो है सेल्स है, डेवलपमेंट वाले हैं, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन वाले हैं. प्रोडक्शन जो है, जो मेन मैनेजमेंट के नीचे है, वो प्लांट मैनेजर्स आ जाते हैं प्लांट के, और प्लांट के साथ ये है. टीपीएम स्टेज 1 लिखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टीपीएम. टीपीएम स्टेज 2 जो है कंपनी वाइड टीपीएम इंश्योर की जाती है, जो फॉर द लॉन्ग रन इसको लेके चलती है. टीपीएम डेवलपमेंट प्लान, ये बहुत जरूरी चीज है, जो असल चीज है कि टीपीएम डेवलपमेंट प्लान क्या है. इसकी प्रिपरेशन जो सबसे जरूरी है. फॉर्मली अनाउंसेस द डिसीजन टू इंट्रोड्यूस टीपीएम. पहले फॉर्मली मैनेजमेंट अपनी टॉप मैनेजमेंट पे और मिडिल मैनेजमेंट पे इनपुट लेके फॉर्मली दे अनाउंस के नो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द टीपीएम. देन कंडक्ट टीपीएम में इंट्रोडक्टरी एजुकेशन एंड पब्लिसिटी कैंपेन. इनिशियली इंट्रोडक्टरी कैंपेन होती है, लोगों को वाइब्रेंट किया जाता है, इसके साथ ऑन बोर्ड लिया जाता है. फिर क्रिएट टीपीएम प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, टीपीएम को प्रमोट कैसे करना है, मोटिवेट करना है, उसको देखा जाता है. देन एस्टैब्लिश बेसिक टीपीएम पॉलिसी एंड गोल्स. इनिशियली टीपीएम पॉलिसी और गोल्स को देखा जाता है. देन ड्राफ्ट ऑफ मास्टर प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग टीपीएम. टीपीएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मास्टर प्लान किया जाता है कि किस तरह को लेके हमने जाना है. टीपीएम डेवलपमेंट प्लान जो है, इसमें इंट्रोडक्शन में किक ऑफ टीपीएम इनिशिएटिव्स. इनिशियली टीपीएम इनिशिएटिव्स को जो किक ऑफ किया जाता है वो देखा जाता है. टू कल्टीवेट द एटमॉस्फेयर टू रेज मोरल, इंस्पिरेशन एंड डेडिकेशन. मोरल रेजिंग की और इंस्पिरेशन और डेडिकेशन को एडवोकेट किया जाता है. फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद बिल्ट अ कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ फैसिलिटीज. जो इफेक्टिवनेस ऑफ फैसिलिटीज को उस पर जोर दिया जाता है. फिर उसके बाद कंडक्ट फोकस्ड इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज. फोकस्ड इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज को देखा जाता है. फिर एस्टैब्लिश एंड डिप्लॉय ऑटोनोमस मेंटेनेंस प्रोग्राम. पहले प्रिपरेशन के बाद इंट्रोडक्शन के बाद ऑटोनोमस मेंटेनेंस प्रोग्राम इंश्योर किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. फिर इम्प्लीमेंट प्लान्ड मेंटेनेंस प्रोग्राम. फिर उसके बाद प्लान्ड मेंटेनेंस प्रोग्राम पे फोकस किया जाता है. कंडक्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्किल्स ट्रेनिंग. ऑपरेशन और मेंटेनेंस स्किल्स ट्रेनिंग को देखा जाता है. देन बिल्ड एन अर्ली मैनेजमेंट सिस्टम फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट. न्यू प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट के लिए अर्ली मैनेजमेंट सिस्टम को इनकरेज किया जाता है, वो उसको इन प्लेस किया जाता है. देन स्टेप 9 बिल्ड अ क्वालिटी मेंटेनेंस सिस्टम. उसके बाद क्वालिटी मेंटेनेंस सिस्टम बनाया जाता है. देन बिल्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट सिस्टम. एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्ट सिस्टम को जगह दी जाती है, उसको इन प्लेस किया जाता है. देन डेवलप ए सिस्टम ऑफ मैनेजिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट. मैंने शेयर किया था आपसे कि HSE इशू जो है उसको भी एक पैरेलल उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है. अगर आपको याद हो तो तीसरा गोल जो टीपीएम का चल रहा है, जीरो एक्सीडेंट. जीरो एक्सीडेंट कुड ओनली बी अचीव थ्रू द इफेक्टिव implementation and the employment and deployment and ensuring the policies of HSE policy. जो HSE plan जो ऑर्गेनाइजेशन का है. उसके बाद कंसोलिडेशन स्टेट आ जाती है. स्टेज के तौर पे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज से अभी हम निकल आए, कंसोलिडेशन स्टेज पे आ गए. उसमें सस्टेन करना है हमने, कंसोलिडेट करना है उसको. सस्टेन अ फुल टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन रेज लेवल. ये इसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ इंकरेजमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ रिवार्ड्स का डालना है, मोटिवेशन डालनी है, वो भी उसको करना है रिवार्ड सिस्टम के तहत. इसके बाद विल टच अपॉन दी स्टार्टिंग अ टीपीएम प्रोसेस. टीपीएम प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करना है. इम्प्लीमेंटिंग टीपीएम बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग दी की पीपल. सबसे पहले तो
की पर्सनल्स को, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हैं कौन who would have a major role in its implementation. Then management should learn the philosophy. Management should, जब तक हमें मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को खुद इसकी पूरी टीपीएम फिलासफी का नहीं पता होगा, how could they implement it? Comprehension, इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लियरेंस और इसको ऑब्जेक्टिविटी और मोटिवेशन, सेल्फ लर्निंग चाहिए. जब टॉप मैनेजमेंट सेल्फ लर्निंग कर लेगी, इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग द प्रोसेस. मैनेजमेंट मस्ट प्रमोट द फिलासफी. पहले खुद अंडरस्टैंड करें, उसको कॉम्प्रीहेंड करें, उसके बाद इसको प्रमोट करें. ट्रेनिंग नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल दी एम्प्लॉयज. सारे एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए. आइडेंटिफाई एरियाज वेयर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड. उन एरियाज को देखा जाए जहाँ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, जहाँ आप समझते हैं ज़रूरी है. देन मेक एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान. एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना चाहिए कि उसको कैसे मैंने टीपीएम को करना है. देन फॉर्म एन ऑटोनोमस ग्रुप. एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ग्रुप फॉर्म होना चाहिए. नो टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन पे अगर आप आए तो पहली इम्प्लीमेंटेशन में आता है प्रिपरेशन. प्रिपरेशन में कौन से स्टेप हैं? इट इज अनाउंसमेंट ऑफ टीक्यूएम, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी एजुकेशन मैनेजमेंट, फिर टीपीएम प्रमोशन है, एस्टेब्लिश बेसिक टीपीएम प्लान है, फिर प्रिपरेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मास्टर प्लान है. ये सारा प्रिपरेशन फेज आ गया था. उसके बाद प्रिपरेशन के बाद टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन में किक ऑफ आ गया. किक ऑफ पॉइंट जो था, इनवाइट कस्टमर्स, एटीट्यूड कंपनीज एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स. कस्टमर्स को लाएं, लोगों को लाएं, उनके एटीट्यूड बिल्डिंग करें, उसमें अपना रोल दें. फिर इनिशियली आपने प्रिपेयर किया, फिर किक ऑफ किया, फिर इम्प्लीमेंट किया. इम्प्लीमेंटेशन में क्या आपने किया? स्टेबलाइजेशन. इम्प्लीमेंटेशन में डेवलप एन इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम. कि इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होगा. फिर डेवलप अ प्लान मेंटेनेंस प्रोग्राम, फिर डेवलप ऑटोनोमस मेंटेनेंस प्रोग्राम, इंक्रीजिंग स्किल्स और डेवलप अर्ली इक्विपमेंट. फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट के बाद आपने उसको स्टेबलाइज किया. स्टेबलाइज में परफेक्ट टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन एंड रेज टीपीएम लेवल्स. उसके डिफरेंट टीपीएम लेवल्स हमने रेज करने हैं और उसको साथ लेके आगे चलना. फास्ट ट्रैक टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन. फास्ट ट्रैक टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसको किस तरह लेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे. एन इफेक्टिव फास्ट ट्रैक टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच हैज बीन सक्सेसफुल इन पेपर मिल, इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड डॉक्यूमेंटेड. यानी इन्होंने क्या, फास्ट ट्रैक टीपीएम ज्यादातर सक्सेसफुल जो इनिशियली रही है पेपर मिल्स में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ज्यादा रही. इट circumvented this problem by assigning project team to do autonomous maintenance for AM steps including initial cleaning, eliminating source of containment or improving equipment accessibility, production operators उन्होंने टेक ओवर किया. This has been proven to reduce TPM implementation time by about 50%. यानी फास्ट ट्रैक पे उन्होंने जो स्टेप्स लेने थे उसकी वजह से इन दो इंडस्ट्री में जो हम इनिशियली शेयर किया, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में, इक्विपमेंट, उसकी मेंटेनेंस, उसके 5S की जो इम्प्लीमेंटेशन थी, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 50% टाइम रिड्यूस हुआ इनका बाकियों की निस्बत, बाकी इंडस्ट्री की निस्बत. अनाउंस टॉप मैनेजमेंट डिसीजन टू इंट्रोड्यूस टीपीएम, स्टेट टीपीएम ऑब्जेक्टिव इन अ कंपनी न्यूज लेटर एंड प्लेस आर्टिकल्स ऑन टीपीएम इन अ कंपनी न्यूज लेटर. ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि न्यूज लेटर्स और चीज़ें और जो उसकी प्रमोशन के वक्त टीपीएम की एज ए मोटिवेशन जब हम लेके साथ चलेंगे तो उसका है. इंट्रोडक्टरी एजुकेशन कैंपेन में क्या कुछ आएगा? इनिशियली सेमिनार्स कराएंगे आप मैनेजर्स के लिए, उनसे इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, फोकस ग्रुप्स होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू एम्पैथी के साथ सुना जाए. फिर स्लाइड प्रेजेंटेशन फॉर ऑल एम्प्लॉइज कि पूरी जो सेमिनार्स के बाद पूरी फर्म के, पूरी इंडस्ट्री इंटरप्राइज के एम्प्लॉइज को इकट्ठा किया जाए डिफरेंट ग्रुप्स में और इनको एक क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ एक पूरी प्रेजेंटेशन दी जाए सो दैट एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड. टीपीएम प्रमोशन कैंपेन, इसकी जैसे पहले भी जिक्र हुआ है, स्पेशल कमेटीज एट एवरी लेवल टू प्रमोट टीपीएम. टीपीएम प्रमोट करने के लिए स्पेशल कमेटी चाहिए हर लेवल पे हैं, उनको देखा जाए, न्यूज़ लेटर्स को देखा जाए, आर्टिकल्स को देखा जाए, वीडियोस को देखा जाए और फिर पोस्टर्स को देखा जाए कि ये किस तरह चलते हैं. एस्टेब्लिशिंग टीपीएम पॉलिसीज एंड गोल्स. टीपीएम के पॉलिसीज और गोल्स कैसे एस्टेब्लिश होंगे?
एनालाइज एग्जिस्टिंग कंडीशंस, एग्जिस्टिंग कंडीशंस को एनालाइज करें, सेट गोल्स, फिर जो अपनी गोल पोस्ट है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल पोस्ट को ऑर्गेनाइज करें, प्रेडिक्ट रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करें कि हमने किसके साथ जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं, वो गोल पोस्ट के साथ आप लिंक करें, देन इट वुड बी कंपेन्ड वेल। आगे है प्रिपरेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए मास्टर प्लान। अ मास्टर प्लान लेज आउट योर गोल्स, व्हाट यू विल डू टू अचीव देम एंड व्हेन यू विल अचीव देम। तीन चीजें हैं कि पहला काम आपने गोल बना लिए, व्हाट यू विल डू टू अचीव देम, आप क्या करेंगे उनको अचीव करने के लिए, एंड व्हेन यू विल अचीव देम, और कब अचीव करेंगे। डिटेल्स प्लान फॉर ईच पिलर हैव टू बी प्रिपेयर्ड, अलग-अलग हर पिलर का अपना अपना प्लान बनेगा, सो दैट इन टोटल टीपीएम जो है इसकी इन्हांसमेंट और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे उभरे। टीपीएम किक ऑफ, टीपीएम किक ऑफ, इस पे हम बात करेंगे टीपीएम किक ऑफ पे। द मेन किक ऑफ टू टीपीएम शुड टेक टू फॉर्म अ formal presentation with all the employees attending. This opportunity can be used to gain the full support of the employees. इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया जाता है कि हम एम्प्लॉइज की पूरी सपोर्ट गेन करें। इनवाइट एक्सटर्नल कस्टमर्स, एफिलिएशन एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज। इनवाइट एक्सटर्नल कस्टमर्स को हम इनवाइट करेंगे, एफिलिएशंस को करेंगे और सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज को साथ हम लेके चलेंगे। डेवलप एन इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उसको डेवलप किया जाएगा। The principle of designing for maintenance prevention can be now products and to new existing machines. The principle of designing for maintenance prevention can be new products and to new existing machines. उसके लिए होगा new products must be designed so that they can be easily produced on new existing machines, जो easily producible on new existing machines पे। New machines must be designed for easier operation, changeover and maintenance. ऐसी मशीनें होनी चाहिए जो ऑपरेटर फ्रेंडली हो, यूज में मेंटेनेंस में आसान हो। एग्जिस्टिंग मशीन्स को देखा जाए कि उनको कैसे हमने हैंडल करना है, कैसे इंप्रूव करना है, कैसे वो टीपीएम प्लान में उनको डाइजेस्ट करना है, एम्बेड होंगी वो। डिटरमिन हाउ टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम एंड रिड्यूस मेंटेनेंस थ्रू एन इक्विपमेंट डिजाइन चेंज और बाय चेंजिंग द प्रोसेस। टीपीएम बेनिफिट्स, आखिरी चीज़ है जो आज के लेक्चर की है ये कि टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बेनिफिट्स क्या हैं। वाई टीपीएम इज सो पॉपुलर, टीपीएम इतनी पॉपुलर क्यों है। इट गारंटीज ड्रामेटिक रिजल्ट, ये अच्छे रिजल्ट्स देती है। जब आपका जीरो एक्सीडेंट होगा, प्रोडक्ट जीरो एरर फ्री होगी, जब आपका इक्विपमेंट की अनअनाउंस्ड अनप्लान्ड इम्प्रॉम्प्टू फेलियर काम होगी, तो ऑब्वियसली थिंग्स विल गो टुवर्ड्स दी बेटर साइड। ये सिग्निफिकेंट टेंजिबल रिजल्ट्स इसने दिए हैं। इट रिड्यूसेस, जैसे मैंने शेयर किया है पहले आपसे, इट रिड्यूसेस इक्विपमेंट ब्रेकडाउन्स को रिड्यूस करती है। इट मिनिमाइज द आइडल टाइम एंड माइनर स्टॉप्स को, आइडल टाइम्स को डिस्करेज करती है। लेस क्वालिटी डिफेक्ट्स एंड क्लेम्स, डिफेक्ट जो हैं जीरो डिफेक्ट्स पे लाने की प्रोडक्ट कोशिश में लेस डिफेक्ट्स होते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एक इन्हांस प्रोडक्टिविटी होती है। और रिड्यूस मैन पावर एंड कास्ट, मैन पावर भी और कास्ट भी रिड्यूस होती है। एंड लोअर इन्वेंट्री स्पेयर पार्ट्स की लोअर होती है बिकॉज टाइमली मेंटेनेंस आपने शुरू कर दी है, रिजल्टिंग इन दी लेस एक्सीडेंट्स एंड रिड्यूस्ड एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं। विजिबली ट्रांसफॉर्म दी वर्क प्लेस, प्लांट की जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। थ्रू टीपीएम a filthy, rusty plant covered in oil and grease, leaking fluids and spilled powders can be reborn as a pleasant and safe working environment. एक ऐसी environment बन जाती है जो work friendly होती है, working friendly environment है, operator prime feel करता है, every individual is happy with the clean environment. Customers and other visitors are impressed by the change. इस change से worker खुद भी impress होता है, employees भी impress होते हैं, enterprise का माहौल भी अच्छा होता है, visitors भी अच्छा इसको फील करते हैं। thus increasing the self esteem of everybody in the enterprise. Confidence on plant's product increases. जब विजिटर्स आते हैं, प्लांट को देखते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी एक प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, कॉन्फिडेंस, मैचिंग लेवल, ब्रांड एफिलिएशन बढ़ जाती हैं, तो देन दे प्रेफर दिस प्रोडक्ट। एक मार्केटिंग का इशू भी आई। रेज द लेवल ऑफ वर्कर्स नॉलेज एंड स्किल्स,
वर्कर्स का नॉलेज इन्हांस हो जाता है, जिसके पास नॉलेज बढ़ जाता है, स्किल अच्छी होती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, बढ़ जाता है, तो प्रोफेशनलिज्म आता है। जो प्रोफेशनलिज्म आता है, तो मैंने पहले भी शेयर किया था, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है। एज TPM एक्टिविटीज बिगिन यील्ड अबव concrete results, it helps the workers to become motivated, involvement increases, improvement suggestions proliferate, and people begin to think of TPM as a part of the job. उनके एक प्रोफेशनल कल्चर का हिस्सा बन जाता है और वो उसको एक पॉजिटिव माइंड के साथ एक्सेप्ट कर लेती है ऑर्गेनाइजेशन, और एक हायर पेच ऑफ लेवल, क्वालिटी लेवल पे ऑपरेट करना शुरू कर देती है। TPM बेनिफिट्स में आ गई इंक्रीज इक्विपमेंट प्रोडक्टिविटी इक्विपमेंट की इंक्रीज हो जाती है। रिड्यूस्ड इक्विपमेंट डाउन टाइम, इक्विपमेंट का डाउन टाइम रिड्यूस हो जाता है। इंक्रीज्ड प्लांट कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है। लोअर मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन कास्ट, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन कास्ट जो लोअर हो जाती है। अप्रोचिंग जीरो इक्विपमेंट कास्ट इफेक्ट, जीरो इक्विपमेंट कास्ट इफेक्ट जो है वो होता है। इन्हांस जॉब सेटिस्फेक्शन इन्हांस हो जाती है। और इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बेहतर हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल आपका प्रोडक्शन, प्लांट और ऑर्गेनाइजेशन एक पॉजिटिव रूट पे चल पड़ती है। जो कंक्लूजन्स हैं इसमें से जो हम शेयर कर सकते हैं वो ये है, TPM मे बी द ओनली थिंग दैट स्टैंड्स बिटवीन सक्सेस एंड टोटल फेलियर फॉर सम कंपनीज। यानी TPM बड़ा प्रोनाउंस्ड मैग्नीफाइड फिगर है कंपनीज की लाइफ में, उनकी सक्सेस में, उनके प्लांट में, उस इंटरप्राइज की रेपो में। It can be adapted to work not only in industrial plants but in construction, building maintenance, transportation and in a variety of other situations. Basically TPM सिर्फ इसमें प्लांट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, बिल्डिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, हर जगह अगर ये कंसेप्चुअली उस एनवायरनमेंट के लिहाज से किया जाए तो इट कैन गिव एंड रेंडर मोर एंड मोर एंड मोर फ्रूट्स। Summary of the lecture I am going to share before finishing off, which we covered in this lecture. दिस इंक्लूडेड, मैंने शुरू में TPM मॉडल जो थीरीज पे आपके साथ बात की थी कि ये क्या हैं, फिर उसके बाद 5S थीरीज पे हमने बात की थी कि सॉर्ट है, सेट इन है, फिर उसके बाद हमने TPM के पिलर्स पे बात की थी कि TPM के कौन कौन से पिलर्स हैं, फिर उसके बाद हमने TPM इम्प्लीमेंटेशन प्लान में बड़ी इन लेंथ बात की, कैसे डिफरेंट स्टेप्स लेके आप इसको इम्प्लीमेंटेशन प्लान को इंश्योर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने डिटेल में इस पे बात की बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, कि टोटल TPM अप्लाई करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोडक्टिविटी इनहांस होती है, एनवायरनमेंट बेहतर होती है, और ओवरऑल सेल्फ स्टीम वर्कर की बेहतर होती है, प्लांट फेलियर कम होते हैं, जीरो एक्सीडेंट्स आते हैं। तो हमने इन सारे बेनिफिट्स पे बात की। सो विद दिस वी फिनिश द लेक्चर ऑफ टुडेज व्हिच इज लेक्चर 12। नो बिफोर क्लोजिंग द लेक्चर एंड सीइंग यू गुड बाय, मैं एज यूजुअल आपसे मैसेज ऑफ द डे जो लास्ट क्लोजिंग मैसेज शेयर करूंगा। दिस स्लाइड सेज नॉट टू स्पॉइल द एंडिंग ऑफ यू बट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। बेसिकली इट्स अ पावर ऑफ होप, होप की बात है, पॉजिटिव थिंकिंग की बात है, गुडनेस की बात है। हमें मायूस होकर, नेगेटिविटी से, बुरा सोच के किसी के राह में रुकावट या अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिंदगी एक हदीस शरीफ है जिसका मफहूम है, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने मुसलमानों से, अपने लोगों से, अपने प्यारे इंसानों से, मफहूम है कमी बेशी अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं ऐसा ही बिहेव करता हूँ, अल्लाह पाक कहते हैं, जैसा इंसान मुझसे गुमान रखता है। सो डिसअपॉइंटमेंट, क्लोज एंडिंग, क्लोज कंसेप्ट का, क्लोज टनल का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। सो एज ए गुड मुस्लिम, एजुकेशनिस्ट, एज ए गुड कम्युनिटी पर्सन, आई वुड रिक्वेस्ट एंड अर्ज यू, होप इज दी, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, हमेशा उसका शुक्रगुजार बंदा रह के उनकी हम शुक्र अदा करें और हम अल्लाह पे छोड़ें। हस्बी अल्लाह तवक्कल अलैहि व हुवल रब्बुल अर्शिल करीम, हस्बुनिल्लाह व निअमल मौला, हस्बुनिल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। जो हम अल्लाह ताला पे अपना सारी मेहनत करके अल्लाह पे छोड़ देते हैं, तो इकबाल ने इस कंसेप्ट को, मेरे जहन में इकबाल की बात आ रही है, वक्त के कलंदर और हमारे प्यारे मुफक्कर हैं। इकबाल ने कहा, तवक्कल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, तवक्कल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। तवक्कल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, कि अपना हार्डवर्क, अपनी ड्यूटी पूरी करें, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर।
फिर उसका अंजाम जो है आप नसीब के हवाले कर दें, अपना काम पूरा करके अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ करके फिर अपनी कश्ती को अल्लाह के सहारे छोड़ दें। इंशाल्लाह इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपने पॉजिटिव इनपुट दिया और पॉजिटिव आउटपुट ना आए। प्रोडक्टिविटी का असूल आपको बता रहा हूँ, मैं रिलेट कर रहा हूँ आपके वर्क को, आपकी लाइफ को, आपकी कम्युनिटी को प्रोडक्टिविटी के साथ। ये हो नहीं सकता कि आप गंदम के बीज बोएं और चने उगाएं। नो, जो बोएंगे वही हम काटेंगे। सो लेट्स हैव द सीड्स ऑफ द पॉजिटिविटी, होप, पॉजिटिव एटीट्यूड, हसद, नेगेटिविटी, मुनाफकत, किसी का बुरा सोचना, इसको दूर हम फेंक दें नहर में और हम द स्लोगन ऑफ पॉजिटिविटी, अल्लाह के ऊपर तवक्कल, रब्बे जुल जलाल की उसकी हमें फजल चाहिए और अपने वालिदैन की दुआएं लें, एल्डर्स की दुआएं लें और मेहनत करें। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ फेलियर इन लाइफ। सो डोंट थिंक ऑफ फेलियर, डोंट थिंक ऑफ क्लोज टनल। सो अपनी लाइफ को स्पाइल नहीं करना, होपलेसनेस नहीं लानी, पॉजिटिव एटीट्यूड के पास हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। और इंशाल्लाह जो लोग उस पर तवक्कल करके अपना काम करके अल्लाह पाक पे तवक्कल करते हैं, तो हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला उनको सक्सेस ना दे। दिस माई फर्म बिलीव। और हो नहीं सकता कि जिनके साथ वालिदैन की दुआएं हों, जिनकी नीयत साफ हो, जिनमें हम्बलनेस हो, जो बाअदब हों, टीचर्स के एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हों, कि कभी ज़िंदगी में फेलियर उनके करीब भी फड़के, मैं कहूँगा उनके 10 किलोमीटर करीब भी नहीं फड़केगी। सो लेट्स थिंक पॉजिटिव। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट अर्ज है कि अल्लाह ताला आपको अपने बड़ों की खिदमत की हिम्मत दे, आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस दे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आपके दिल की हर दुआ कबूल कर ले। एक हदीस शरीफ है अल्लाह के नबी की, आपने इरशाद फरमाया, मुसलमानों एक दूसरे के लिए मांगते हो, जब दुआ मांगते हो तो दिल खोल के मांगे, क्या पता किसी के नसीब की कोई खुशी आपकी दुआ की मुंसर हो। तो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक एज इट इज़ आपकी दिलों की सारी दुआएं कबूल करे, आपको अल्लाह अपने सिवा किसी ज़ात का मोहताज ना करे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ मुझे भी अपनी मुखलिस दुआओं में याद रखें, मुझे भी अल्लाह ताला, मैं अल्लाह से मांगता हूँ स्वयं अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना करे और इंसानियत के लिए, अपने कबीले के लिए, अपनी मखलूक के लिए, अपनी कम्यूनिटी के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने दीन के लिए, एजुकेशन के फील्ड में, वैसे अदरवाइज सोर्स ऑफ कंफर्ट बना दे। और अबव ऑल मुझे, हमें, आपको, मुझे, हम सबको अपने वालिदैन का हमेशा मुअद्दब बनाए, उनका फर्मा बरदार बनाए और अच्छी से अच्छी चीज़ें, अच्छे फ्रूट से इसके लेने की हिम्मत, तौफीक और फजल करे अपना। तो माई ऑल रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड माई ऑल रिगार्ड्स एंड प्रेयर्स फॉर यू ऑल। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, खुशियाँ दे और हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस शेयरिंग। खुदा हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।